सनसनी सुराग से जुड़े हुए आप सब दोस्तों का इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। टिहरी जो भगवान बाबा विश्वनाथ की धरती है, माँ भागीरथी का मायका है। कचरू देवता हरि महाराज और कंडार देवता से संरक्षित है। मैं उसके सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और सनसनी सुराग से जुड़े हुए आप सब दोस्तों का इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं उत्तरकाशी के दोस्तों से, टिहरी के दोस्तों से इस पेज के जरिए जुड़ पा रहा हूँ, उनसे बातचीत कर पा रहा हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप में से कई साथियों ने मुझे बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं ताकि हमारी आपकी जो बातचीत है वो केवल एक तरफा न रह सके, एक परस्पर भागीदारी आधारित बातचीत विकसित हो सके। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं पहले जो सवाल आपने उठाए हैं मैं उन पर कुछ चर्चा करूं। हमारे दोस्त मनमोहन थलवाल जी ने व्यापार मंडल उत्तरकाशी से इस बात को उठाया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और रोजगार कहीं धरती पर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जो था वो सूख गया। और मैं अपने बेरोजगार दोस्तों से जो इस प्रतीक्षा में हैं कि ये रोजगार निकलेंगे और उनका हम लाभ उठाएंगे, कहना चाहता हूं कि हम और आप मिलकर राज्य सरकार पर एक दबाव बनाएंगे। मैं राज्य सरकार से निरंतर संवाद में हूं और इस बात तक को उन तक पहुंचा रहा हूं कि आप राज्य में जितने रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको भरिए। मुझे कुछ सूत्रों ने कहा कि इतनी धनराशि नहीं है, हम कहां से राज्य सरकार ये धनराशि जुटाएगी। मैं ये मान लेता हूं कि 3 साल का पीरियड ऐसा है जिसमें राज्य के पास आर्थिक संसाधन कम होंगे। आप नियुक्तियां करिए, कोई रास्ता ऐसा निकाल लिया जाएगा जिससे राज्य के ऊपर वित्तीय भार उतना ही पड़े जितना राज्य सहन कर सकता है। और साथ साथ हमारे बेरोजगार नौजवानों ने, जिन्होंने निरंतर आवेदन किया है, कई लोग परीक्षा में बैठे भी हैं और मगर अनुतोगत्वा उनसे अवसर दूर भाग जा रहे हैं, तो उनकी निराशा आशा में बदल सके। और इसके लिए एक सर्वदलीय वातावरण भी बनाया जा सकता है। मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी मैं चर्चा करता हूं, हमारे नौजवान निरंतर इस बात को उठाते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं मंजीत भंडारी जी ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है। सत्यता यह है कि मैंने अध्याचन प्रारंभ करवाया था, 31,000 लोगों को तो मैं भर्ती करके गया था और 18,000 का मैंने अध्याचन प्रारंभ करवाया था, जिसमें
सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन ने भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। बैटरी चली गई। हेलो, हाँ, हेलो, मगर मुझे तकलीफ है कि हमारी सरकार के जाने के बाद वो सारी प्रक्रियाएं ठप कर दी गई। और मंजीत जी, मैं ये तो नहीं कहता कि कल क्या होगा, मगर मैं आज पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। और आप हों या हरीश जी हों, जो लोग भी ये प्रश्न को उठा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं इसके लिए यथासंभव सामाजिक दबाव राज्य सरकार के ऊपर बनाने का प्रयास करूंगा। हमारे जो संपादकीय टीम के सदस्य हैं, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कोरोना पॉजिटिव आने आदि जैसे सवाल उठाए हैं। मैं इस पर कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस सब मामले में को अपनी टिप्पणी के लायक नहीं समझता। और इन बातों को लेकर के प्रोटोकॉल बना हुआ है, सरकारी नियम बने हुए हैं। जो एक्ट है वो एक्ट भी बना हुआ है, और वो एक्ट आम और खास सबके लिए समान रूप से लागू होता है। राज्य सरकार को भी उस एक्ट के दायरे में कदम उठाना चाहिए। बेरोजगार नौजवान दोस्तों से मेरा ये भी आग्रह है कि कभी कभी जब विपत्तियां आती हैं, जब कठिनाइयां आती हैं, तो वो नए रास्ते सुझाती हैं, और हमको भी नए रास्ते तलाश करने की आवश्यकता है। कुछ जो परंपरागत रास्ते हैं, हम उनको तलाशेंगे, और जहां परंपरागत रास्ते हमको रुकते हुए महसूस हों, वहां हमको नए रास्ते तय करने चाहिए। हम उनको ढूंढने का काम करेंगे। हमारे संपादकीय टीम के साथियों ने एक बड़ा मौजूद सवाल, जो जल, जमीन, जंगल से जुड़ा हुआ है, उसको उठाया है। मैं उनको उनके इस सवाल के लिए, और साथ साथ उन्होंने वन कानून की कठोरता पर भी बात कही है, और ये कहा है कि जो हमारे प्रवासी आ रहे हैं, उनके लिए जब जंगल का कानून इतना कठोर है, तो नए संसाधन कहाँ से विकसित हो पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, और मैं इस पर इतना उन सब आप दोस्तों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ बोनस योजनाएं प्रारंभ की। एक था वृक्ष बोनस योजना, मेरा वृक्ष मेरा धन। दूसरी, मैंने जल बोनस की योजना प्रारंभ की। तीसरी, मैंने दुग्ध बोनस की योजना प्रारंभ की। चौथी, मैंने शिल्प बोनस की योजना प्रारंभ की, और मैंने अनाज बोनस की योजना भी प्रारंभ की। इन सब का लक्ष्य ये था कि जो स्थानीय संसाधन है, हम उसके उपयोग की एक बेहतर कार्य योजना के तहत काम कर सकें। आज भी लौट फिर करके सारे देश का ध्यान मनरेगा पर आ रहा है।
और उत्तराखंड सरकार ने भी कहा है और बहुत स्वागत योग्य बात कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के श्री मुख से निकला है कि हम मनरेगा के तहत जल संचयन के कार्य को प्राथमिकता देंगे। उत्तराखंड की शक्ति है जल। हिमालय वाटर रिजर्वायर है और हम यदि बरसात के जल को संचित करते हैं, जिसके पास 21वीं सदी में पानी होगा वो शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली का अर्थ कोई कैशियस क्ले बनने से नहीं है। फिर चला गया। हेलो पूरन पूरन पूरन, ये फिर चला गया। कौन है? जब मैं शक्तिशाली की बात कर रहा हूं तो उसका अर्थ कैशियस क्ले बनने से नहीं। शक्तिशाली का अर्थ है कि वो अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने का काम कर सकता है। और इसीलिए मैंने वाटर बोनस योजना प्रारंभ की, रूल्स बनाए। आज भी रूल्स पड़े हुए हैं जिसको सरकार ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, नहीं बनाया। मैंने वृक्ष बोनस की योजना प्रारंभ की, 1.5-2 साल बहुत अच्छी चली, जिसमें अपने स्थानीय, चाहे वो चारा प्रजाति के वृक्ष हों, चाहे वो दवा प्रजाति के वृक्ष हों, जिस तरीके से तिमरू है, तिमूर और हमारे तेज पत्ता आदि है, चाहे वो कास्त प्रजाति के हों जिसमें तुन, गेठी आदि सम्मिलित है, चाहे वो अखरोट से लेकर के हमारे नींबू के आदि के वृक्ष हों, मैंने उन सब पर, यहाँ तक कि चूलू आदि प्रजातियों के वृक्षों पर भी मैंने बोनस योजना प्रारंभ की। बल्कि अखरोट, चिउरा और महुआ पर 400 रुपया और शेष पर 300 रुपया प्रति वृक्ष के हिसाब से, यदि कोई 3 साल उसका पालन करता है तो वो व्यक्ति जो है इस धनराशि का इंटाइटल हो जाएगा, वो अभ्यर्थी बन जाएगा। और मैं आज भी कह रहा हूं, हमारा वर्षा काल आ रहा है। इस वर्षा काल के प्रारंभ होने से पहले राज्य सरकार को इस योजना को अनाउंस करना चाहिए और बड़े पैमाने पर बरसाती समय में लगाने जा रहे वृक्षों का रोपण करना चाहिए। हमारा पीला नींबू अकेले इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो हमारे लिए आमदनी का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। मैं खाली पीले नींबू की बात कर रहा हूँ। इसी बरसात में लगता, माल्टा इसी बरसात में लगता, और बहुत सारे वृक्ष हैं जो केवल इस बरसात में जिनका रोपण होता है, और उसके बाद शेष का रोपण जो है जब शीत ऋतु आती है तो उस समय होता है। तो हमको उसकी कार्य योजना बना करके अभी से काम करना चाहिए, और लोगों को पैसा भी मिलेगा और उनके भविष्य के संसाधन खड़े हो जाएंगे, और जो हमारी युवा शक्ति आई है उसके हाथों में काम भी आ जाएगा, और इसको मनरेगा एक्टिविटी का पार्ट बना देना चाहिए। जल संचय को भी, वृक्षारोपण को भी, और साथ साथ हमको अनाज बोनस की जो मैंने स्कीम प्रारंभ की थी, अनाज बोनस में मडवे, हमने गन्ने को भी सम्मिलित किया था। गन्ने का भी सर्वाधिक मूल्य उत्तराखंड राज्य देता है आज के दिन में जो है, और हमने उसमें अपने परंपरागत जो मोटे अनाज हैं उनको सम्मिलित किया, मडवा, जुमरा आदि, और उसके साथ गहत, काले भट्ट, राजमा आदि, इन सबको भी, और हमारे चौलाई सम्मिलित किया, जिसको मार्शा कहते हैं शायद, उत्तरकाशी टिहरी की, उनको भी हमने सम्मिलित किया। बल्कि मार्शा पर क्विंटल 1000 रुपये का बोनस दिया, और जो हमारे मडवा है और दूसरे अनाज हैं
किसी पर 700 रुपया, मिर्च पे तो मैंने 1000 रुपया पर क्विंटल का बोनस दिया। तो बोनस लोगों को प्रोत्साहित करता था और इनके खरीद मूल्य की प्रक्रिया निर्धारित की, खरीद मूल्य भी निर्धारित किया और उसकी प्रक्रिया भी निर्धारित की। और साथ साथ मैंने ये देख प्रयास किया, सरकार की तरफ से प्रयास किया कि इनका उपयोग बढ़े, ताकि मांग बढ़ेगी तो अपने आप मूल्यों में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा जो मंडुआ 2014 में 5 रुपया किलो नहीं बिकता था, आज उसका आटा 35-40 रुपया किलो आराम से बिक रहा है। झुंगरे का चावल आज सबसे महंगा चावल है, बल्कि अब इसके दाम और बढ़ने की संभावना है। विश्व खाद्य संगठन ने हमारी ये अर्जी पर, भारत सरकार की अर्जी पर, जो हमारे माध्यम से गई थी ना, हमने दी थी भारत सरकार को पिटीशन, और उसको उन्होंने विश्व खाद्य संगठन को फॉरवर्ड किया था। ये मोटे अनाजों को पौष्टिक आहार घोषित कर दिया है। अब हमको इनकी बहुत ज़्यादा प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये पौष्टिक पौष्टिक आहार के रूप में लोगों के प्रिय बने रहेंगे, इनकी मांग निरंतर बढ़ी रहेगी। उसी प्रकार से हमने जैविकता की तरफ ले जाने का प्रयास किया, और मैं आज भी कह रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों का जैविक उत्पादन हम कर सकते हैं और उसकी मार्केट में मांग भी है और उसका अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। लेकिन जैविकता के साथ या कुल मिलाकर के इस तरीके के उत्पादों के साथ मार्केटिंग की व्यवस्था, मार्केट मैकेनिज्म खड़ा करना बहुत आवश्यक है। मैंने मंडियों को कुछ स्ट्रेंथन किया था, कुछ शक्ति उनको दी थी, लेकिन उसको हमको और आगे बढ़ाना चाहिए, उस मैकेनिज्म को एक संस्थागत स्वरूप दे करके, ताकि किसान पैदा करे तो वो आश्वस्त रहे कि उसका उत्पाद बिकेगा और बोनस योजना कम से कम उसके श्रम का मूल्य अदा करने का काम कर देगी। तो इसी विचार के तहत मैंने ये सोचा कि सब चीज़ों के जैविक उत्पादन में हिमाचल, दूसरे राज्य भी हमारे बराबर में खड़े हैं। हम क्यों नहीं बकरी के मीट के या मुर्गियों के मीट के जैविक उत्पादक बन जाए। हमारा सारा एरिया जैविक है, और उसके तहत मैंने विधवा बहनों से एक विधवा बकरी पालन योजना शुरू करवाई, जिसमें 3 बकरी 1 बकरा देते थे। 1500 लोगों को मैं दे करके गया था वर्ष 2016 में, और 17 में तो मेरी सरकार की विदाई हो गई थी और उसके बाद वो योजना आगे नहीं चल पाई। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, यदि हम जैविक उत्पादन को बढ़ावा देंगे तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, कि हमको अच्छा मूल्य मिलेगा और हमारी आर्थिक समृद्धि का ये आधार बन सकता है। मैंने शिल्प बोनस योजना शुरू की और शिल्प पुरस्कार योजना भी स्टार्ट की, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि संस्कृति काम नहीं कर रहा। जैविक दूध, जैविक दूध का पाउडर और जैविक मीट उत्पादन पर भी फोकस किया, और इसीलिए उसमें हमने दुग्ध बोनस योजना के साथ साथ चीज़ बोनस योजना और दूसरी बोनस योजनाओं का समावेश किया, और विधवा बकरी पालन योजना से बकरियों के पालन को बढ़ाने का काम किया, और गंगा गाय योजना के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित किया। मैंने इसके साथ साथ हमारे जो पकवान हैं, हमारी जो खान पान है, उसको भी प्रमोट करने का काम किया। इसीलिए घी संक्रांति के त्यौहार को मैं सरकारी त्यौहार के रूप में
मनाता था, और उसमें नाना प्रकार के उत्तराखंडी पकवानों को और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इंदिरम्मा भोजनालय की स्कीम भी प्रारंभ की। होटलों को भी प्रमोट किया कि यदि वो किसी उत्तराखंडी व्यंजन को परोसते हैं तो उनको टैक्स में रिबेट दिया जाएगा, और भी बहुत सारे तरीके जो सरकारी तौर पर अपनाए जाने चाहिए, उन तरीक़ों को मैंने अपनाया। और मैंने इसके साथ शिल्प बोनस की योजना भी प्रारंभ की। शिल्पी को बोनस मिल सके उसके शिल्प का, और साथ साथ शिल्पी को हम पुरस्कार दे सकें, शिल्प का सम्मान हो सके, संस्कृति का सम्मान। इसीलिए मैंने ढोल को राज की बात करवाया, और ढोल के साथ मैंने शिल्प को भी जोड़ा और शिल्प प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की। बल्कि उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में स्वीकृत किया, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के नाम पर, जिसका काम वर्तमान सरकार ने रोक करके रखा हुआ है, ताकि जो हमारी परंपरागत शिल्प है, जिसमें हजारों हाथों को काम देने की क्षमता है, उस शिल्प को हम फिर से रिकिंडल कर सकें, उसको फिर से पुनर्जागृत कर सकें। मैं पुनर्जीवित करने की बात नहीं करूँगा, फिर से रिकिंडल कर सकें। देखिए, जिसके पास शिल्प है वो समृद्ध है। हमारे पास शिल्प भी थे, शिल्पी भी थे, इसलिए हम खुशहाल थे। लेकिन हमने जब शिल्पी छोड़े, शिल्प छोड़ा, तो इसीलिए आज हम अभावग्रस्त दिखाई देते हैं, और केवल नौकरियों की तरफ जो हमारी भूख हमको लेकर के गई, अब उस हर भूख का एक सीमा होती है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम नई संभावनाओं के रूप में अपनी पुरानी संभावनाओं को पुनर्जीवित करने का काम करें, और इसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। और इसलिए मैंने राज्य सरकार को एक सलाह बार बार दे रहा हूँ कि आप मनरेगा को बेस मनी मान करके अन्य जितने भी विभाग जो संबद्ध हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि के और कृषि बागवानी और उससे संबद्ध आजीविका संसाधनों से जुड़े हुए हैं, उनको पूल करिए, और पूल करके उसके लिए संसाधन जुटाइए, और संसाधन जुटाएंगे और योजनागत तरीके से उसको जुटाने का काम करिए। बल्कि मैं चाहता हूं कि उस पर तत्काल काम प्रारंभ हो जाना चाहता। हम ऑलरेडी 1 महीना लेट हैं, क्योंकि ये वर्षा का सत्र यदि निकल गया तो हम बहुत सारे वर्षाकालीन उत्पादों को, वर्षाकालीन वृक्षारोपणों को आदि को पीछे रह जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण समय है, इसमें सरकार को अविलंब इस कार्य योजना पर काम करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार के पास योजना नहीं होगी, उन्होंने भी ज़रूर विचार किया होगा, लेकिन एक राज्य के पुराने सेवक के नाते मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि वो जो कुछ कर रहे हैं तो उस पर, उसके साथ इतना और जोड़ने का काम कर दें, तो उससे चीज़ें और तेज हो सकेंगी। एक जो हमारे दोस्तों ने, आपने अपनी प्रश्न में उठाया है, आपने कहा ज़मीन कहाँ से आएगी। बहुत माकूल प्रश्न आपने उठाया। और देखिए, हमको 2 काम करने हैं। एक तो वर्तमान जो ज़मीनें हैं उनका भू प्रबंधन करना है। इसी के लिए मैं राज्य की लीजिंग पॉलिसी बना करके गया, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं यदि मैंने ज़मीनों की पैमाइश भी करवा दी होती तो उत्तराखंड के भूमि सुधार में मेरा एक और बड़ा योगदान होता। लेकिन मैंने एक तो लीजिंग पॉलिसी बनवाई राज्य की, ताकि यदि गांव के 4 नौजवान एक शारी, एक सेरा, एक हिस्से को लेते हैं, तो एक 50, 60, 100 सीढ़ीदार खेतों को लेते हैं और उनमें एक ही तरीके की फसल उगाते हैं, तो मार्केट भी उसके लिए बन जाएगा। कि जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो खरीदार भी वहीं आकर के जुड़ जाएंगे, और साथ साथ बेहतर तरीके से उसकी रक्षा भी हो सकेगी। तो इस तरीके से कुछ लोग जो नौकरियों में नहीं हैं और जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, वो अपनी ज़मीनों को लीज पर दे सकते हैं, और हमने उनकी ज़मीन उनकी ही रहेगी, उसकी कानूनी सुरक्षा पॉलिसी के अंदर निर्धारित की है, और उसको विधानसभा के पटल से पारित करवा करके रखा है।
दूसरा जो है, हमने नया आबाद ग्रांट एक्ट पहले होता था उसको फिर से पुनर्जीवित किया। मैंने पहला काम तो ये किया, जिनके पास पहले इस तरीके की ज़मीनें थी और उन ज़मीनों को मैंने उन्हें मालिकाना हक दिया। उसमें ज़्यादातर हमारे एससी के भाई थे या गरीब तबके के लोग थे, और नए नौजवानों को भी ज़मीनें मिल सके। और मैं देख रहा था कि हमारी आज की सरकार ने भी इस बात को कहा है कि वो ऐसे लोगों को कुछ नाली ज़मीन, कुछ रकबा ज़मीन यदि वो खेती करेंगे, बागवानी करेंगे, तो उनको लीज पर देगी या उनको अलॉटमेंट के जरिए देने का काम करेगी। तो हमारे पास ज़मीनें हैं, हमारे पास जो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज़ कह देते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट एरिया नहीं है, वो हमारी गांव की पैमाइशी ज़मीनों के दायरे के अंतर्गत है। उनको हमको फिर से उसमें जो उनका पुराना स्वरूप था जंगलों का, उसको प्रदान करने का काम करना है। हम कोई भी उत्तराखंड के लिए नीति बनाएंगे, उस नीति से हम जंगल को अलग नहीं रख सकते। इसलिए जो आपने जल, जमीन, जंगल की बात कही, मैं आपके सवाल को सैल्यूट करता हूं। जो बुनियादी सवाल आपने उठाया उत्तरकाशी हमारी ये सनसनी सुराग पेज से जुड़े हुए दोस्तों ने, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और उस पर जो मेरी समझ है, वो समझ थोड़े सीमा तक मैंने आपको बांटी है। अब रहा जंगल का कैसे उपयोग करें, यदि आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा अपनी पीठ ठोकना चाहूँगा, क्योंकि देश के अंदर मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने जंगल की समता का रोजगार वृद्धि में और राज्य की आय वृद्धि में जुड़ाव पैदा किया। कैसे? मैंने इको टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना की। जंगलों में आप देखते होंगे डाक बंगले बने हुए, जंगलों के अंदर ट्रैक्स बने हुए हैं। ऐसा ही, बल्कि एक ट्रैक आपके उत्तरकाशी का भी था, बहुत शायद नीलांग जादुंग का जो है, उसको भी पर्यटकों के लिए मैंने खोला। मैंने नए जितने मैक्सिमम ट्रैक्स खुल सकते थे उन टैक्स को खोला, बल्कि हर साल एक दो टैक्स को मैं टैक्स ऑफ द ईयर के रूप में पब्लिसिटी भी देता था, ताकि उत्तराखंड ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन सके। और उसके लिए जो जंगलों के अंदर हमारी सड़कें, अर्ध सड़कें बनी हुई हैं, पगडंडियाँ जिनको कहते थे, वो पगडंडियाँ पैदल ट्रैकर्स के लिए बहुत मुफीद और उनकी पसंद है। जंगलों में जो डांग बंगले हैं वो लोगों के लिए पसंद हैं। आजकल लोग पुराने उसी माहौल के अंदर रहना चाहते हैं, और हमारे यहाँ 3-4 महीने का पीरियड तो इतना शानदार होता है कि उस पीरियड के अंदर कोई भी आकर के जंगल में अपने को आत्मविभोर पाता है, जिसको हम बसंत काल कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं बुरांस पार्क बनाने, काफल पार्क बनाने, तितली पार्क बनाने, रेप्टाइल पार्क बनाने, बर्ड पार्क बनाने, इस सब पर लगा रहा। मैंने इनको डेवलप किया और इनकी शुरुआतें की। 2 बटरफ्लाई पार्क भी, एक तो आप लच्छीवाला में देहरादून के पास ही में देख सकते हैं, बहुत अच्छा बटरफ्लाई पार्क बना हुआ है, भीमताल के पास में। तो इसी तरीके से बुरासखंडा में, यदि आप कहीं दूर नहीं तब तो जब देहरादून के आ रहे हो तो बुरासखंडा के पास में हमने बुरांस का बड़ी पैमाने पर प्लांटेशन करवाया है। और इस तरीके के प्लांटेशन मैंने बहुत सारे एरियाज़ में करवाया, ताकि हमारे जंगलों का सौंदर्य हमारी इको टूरिज्म के माध्यम से हमारी आमदनी का स्रोत हो सके। और इसके लिए मैंने जायका योजना के तहत जापान से एक अनुबंध के जरिए इसको डेवलप करने और लोगों को वन टूरिज्म के साथ एक्लेमेटाइज, उनको एजुकेट करने, ताकि लोग जो है वन टूरिस्ट गाइड का काम कर सकें। और वहीं हम अपने ही जैविक उत्पादों के जरिए लोगों को अपने अन्न के साथ जोड़ सकें। और ये सब चीज़ों को मैंने एक साथ जोड़ा। तो ये शुरुआत, जिसके लिए मैंने कहा कि मैं अपनी पीठ थपथपाना चाहता हूँ। मुझे एक खतरा रहता था
कि जंगलों में आग बहुत लगती थी, और इसलिए मैंने 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना तो जल संग्रहण के लिए, मैंने सिंचाई विभाग से कहा कि आप बड़े पैमाने पर जो है जल का संग्रहण करिए, और दूसरा मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहा कि आप जंगल का कोई जीव प्यासा न रहे और जंगल से बाहर उसको पानी पीने ना आना पड़े, उसके लिए आप जंगलों में छोटे छोटे पोखड़े बनाइए। और उन्होंने बनाए, मुझे खुशी है, 20,000 के करीब ऐसे पोखड़े बनाए उन्होंने, छोटे छोटे पोखड़े बनाए जिसमें तराई से लेकर के पहाड़ी वनों तक है। और दूसरा काम मैंने उनसे कहा कि आप सपाट ढालदार क्षेत्रों में, जो जहाँ विशेष तौर पर चीड़ के जंगल हैं, वहाँ आप ट्रेंचेज बनाइए, क्रॉस ट्रेंचेज, ताकि पानी सपाट तरीके से बह करके न निकल जाए। बरसात के पानी का कुछ हिस्सा जंगल के उस मिट्टी के साथ लिपटा रह जाए, ताकि जंगलों में नमी आएगी तो उससे जो जंगलों का हमारा पुराना स्वरूप था, जिसको चीड़ ने ख़त्म कर दिया था, वो स्वरूप फिर से प्राप्त हो सके और हमारे वन फिर से उसी तरीके से हमारी जड़ी बूटी आदि के वनों के रूप में विकसित हो सके। ये मेरा प्रयास था और मैं उसकी शुरुआत करके गया हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की। हमारे चंदौला उस समय हमारे फॉरेस्ट के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने कहा आप मडुआ डालो जंगलों के अंदर, बो आप झुंगरा बो, कौनी बो, ताकि जो वहाँ ये पौधे जल्दी उगाते हैं। तो मैंने कहा इनके खाने के लिए जो जंगल के जानवर हैं वो जंगलों में रहेंगे। अब सुअर की डर लोग कहते थे, मैंने कहा नहीं, अब सुअर से बचना है तो हमको लाल वाली लोमड़ी पालनी है। मैंने उसके लोमड़ी के पार्क भी बनाए। मैंने कहा भाई बाघ को खाने को नहीं मिलेगा तो बाघ तो नीचे आएगा ही आएगा, गांव में आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा उसके लिए आप डियर ब्रीडिंग पार्क बनाइए। ऐसे डियर ब्रीडिंग पार्क भी बना करके गए। जंगलों के अंदर साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए दलमोड़ी रानीखेत के पास में है, वहाँ हमने एक वो प्रोजेक्ट बनाया, और शौनी के नज़दीक जो है, जिसमें लोग साइकिल की ट्रैकिंग कर सकें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनसे जो टूरिस्ट आते हैं उनको उपलब्ध करवा सके, तो हमारे जंगल का सौंदर्य हमारी आजीविका का साधन बन सके और जंगलों का पुराना स्वरूप फिर से प्राप्त हो सके। उस दिशा में हमने बहुत सारे प्रयास किए। और जड़ी बूटी की दिशा में भी हम लोग कहते थे कि हमारा जड़ी बूटी प्रदेश बनाएंगे, लेकिन वस्तुतः उस दिशा में हमने बुनियादी काम नहीं किया था। और आप उत्तरकाशी के लोग हैं और टिहरी के लोग हैं, गंगी गांव को जानते हैं। मैंने गंगी गांव में जड़ी बूटी की नर्सरी बनवाई, वहाँ मुंशियारी में साई पोतों में बनाई। मैंने कहा जड़ी बूटी की यदि नर्सरी होगी तो उस जड़ी बूटी को हमारे किसान लोग ले जा करके अपने खेतों में उसकी खेती करने का काम करेंगे। अब जड़ी बूटी की कहाँ से करेंगे जब जंगलों में आग लग करके जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो रही हैं, और मिलेंगी कहाँ से जड़ी बूटियाँ? कह देने भर से नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने जड़ी बूटियों के समकक्ष वाले जो वृक्ष थे, जैसे चाहे लेवेरी हो, चाहे तिमरू हो, चाहे तेज पत्ता हो, इन सबको प्रोत्साहित किया। मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, एक तेज पत्ते का वृक्ष आपको आप 5 वृक्ष लगाइए तेज पत्ते के, तो आपकी सालाना इनकम कम से कम 15,000 रुपया हो जाएगी, सालाना इनकम तेज पत्ते के वृक्ष से। तिमरू का वृक्ष, यदि आपके पास 20 वृक्ष हैं तो आप 15-20 हज़ार रुपया उससे कमा सकते हैं। और ये सब ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होती आई हैं। मैंने अब क्यों मैंने भांग की खेती की बात कही? भांग की खेती का मतलब ये नहीं है वो पत्ते वाली भांग का मतलब नहीं है। मेरा मतलब है वो भांग जिसकी प्रत्येक चीज़ उपयोग में आती है, सिर्फ उसके पत्तों की नशे को यदि समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए मैं कॉमर्शियल भांग को लेकर के आया, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक उत्पाद है। अब भीमल हमारा स्वाभाविक उत्पाद है, इसीलिए मैंने अपने रेशा बोर्ड बनाया अपने राज्य के अंदर, और रेशा उत्पादन को बांस से लेकर के ये सारी रेशा प्रजाति की जितनी चीज़ें हैं जिसमें भांग भी है, इन सबको प्रमोट करने का काम किया। और आज जो भांग आपका है दाना, इसकी आप चटनी खाइए, यह आपका इस तरीके के वायरस से प्रतिरोधक का काम भी करता है। तो ये सब चीज़ें जो है एक वेल थॉट प्लान के तहत हमने स्थानीयता को उसके साथ जोड़ा, और मैं चाहता हूँ कि उसको और
आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ आपने एजुकेशन और हेल्थ की बात कही है। मैं मानता हूँ कि हमने अपनी शिक्षा को नीचे गिरने दिया, हम सब दोषी हैं। हमारी शिक्षा का स्तर एक समय बहुत ऊंचा था, इसीलिए हमारे लोग पढ़ करके इधर उधर के राज्यों में सेवाओं में गए, राजकीय सेवाओं में गए। हमने जब से प्रांतीकरण आया, धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप गिरता चला गया। अब उसको उठाने के प्रयास हुए हैं। हमने 2002 से 2007 के बीच में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोले राज्य सेक्टर के अंदर। इस समय जब सरकार में हम आए, हमने राजीव गांधी अभिनव स्कूल खोले, मॉडर्न स्कूल खोले, मैंने मॉडल स्कूल उनको विकसित किया, भर्तियाँ की सब तरीके की जो है, जिसमें अतिथि शिक्षक भी हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ अतिथि शिक्षक दूर दराज की शिक्षा का समाधान है। लेकिन मगर इसके लिए एक शिक्षा का वातावरण बनाना जरूरी है। और मैं आप नौजवान दोस्तों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक शैक्षिक वातावरण उत्तराखंड के अंदर हम उसके लिए तैयार करें। हमारे पास ढांचा है, 125 या कितने में डिग्री कॉलेज कर गया। मेरे आने से पहले 70 के आसपास थे और मैंने खोलता गया। मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने कहते हो खोल देते हैं ताकि लड़कियां भी ग्रेजुएट हो सकें। और आज जब महिला उद्यमिता की बात हो रही है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो यदि हमारे पास पढ़ी लिखी बेटियाँ होंगी तो निश्चित तौर पर तभी तो उनको नौकरियां मिलेंगी, तभी तो उनको काम मिलेंगे, वो अवसरों को तभी ग्रैब कर सकेंगी। तो इसलिए हमने डिग्री कॉलेजेस खोले, मैंने जम करके ITIs खोले, पॉलीटेक्निक खोले। और मैं समझता हूँ उत्तरकाशी में भी मैंने आपको 2 पॉलीटेक्निक और ITIs दिए। मैंने आपको इंजीनियरिंग कॉलेज भी दिया, एबोन इंजीनियरिंग कॉलेज पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं। धनारी में पॉलीटेक्निक दिया, आदि दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इसलिए किया गया। आज जब मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि इनको बंद किया जा रहा है, कहा जा रहा है अब इनकी मांग नहीं रह गई है, मैं इनसे कह रहा हूँ कि तकनीक की मांग कैसे घट सकती है, मगर आप आधुनिक तकनीक को पहचानिए। और इस समय बहुत आवश्यक है। मैं लॉकडाउन के 11वें दिन से इस बात को कह रहा हूँ, 2 बातों को, एक तो पर्यटन को लेकर के और दूसरा मैं कह रहा हूँ जो है स्किल मैपिंग को लेकर के। आप अंदाज लगाइए कितने लोग आएंगे और उनकी स्किल मैपिंग करिए। कितने लोग मनरेगा में, कितने लोग खेती में खप सकेंगे, कितने लोग जंगल आदि के उसमें जो बदलाव लाएं हम, उसमें रोजी रोटी पा सकेंगे, कितने पर्यटन में खप सकेंगे, और कितने लोग हैं जो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए जो है देश में भी जाएंगे और दुनिया में भी जाएंगे। हम उसकी मैपिंग करें। अब मेडिकल शिक्षा में एक बड़ा भारी परिवर्तन, मांग बढ़ेगी आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि कोरोना के बाद सारी दुनिया में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। जो एक्सपेंडिचर है देशों का वो बढ़ेगा। हम भारत में ही इसको 2.5-3 गुना करना पड़ेगा। अभी 1.25% हम अपने GDP का खर्च करते हैं, इसको हमको 3% के करीब ले जाने का दबाव कोई भी सरकार आए उसके सरकार के ऊपर होगा। तो उस समय मैन पावर की डिमांड होगी। तो हम अभी से अपने लोगों को, मैं कह रहा हूँ, राइट फ्रॉम आशा से लेकर के जूनियर नर्सेस से लेकर के बड़े एडवांस मेडिकोस तक तैयार करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने पैसा न होते हुए भी सीमित साधनों से कमर कस करके 2 मेडिकल कॉलेज तो ऑपरेटिव बना दिए और 4 मेडिकल कॉलेजों को और शुरू करके गया। उनके लिए जो 200 बेड उनके अस्पताल की ज़रूरत थी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करके गया, जैसे पिथौरागढ़ में, उनमें जा करके आप ज़रा से देख लीजिए। और आज मुझे बेहद खुशी है कि जब केंद्र सरकार कह रही है हर ज़िले के अंदर हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो उत्तराखंड को ये 4 मेडिकल कॉलेज जिनको मैं शुरू करके गया था, जिनके लिए त्रिवेंद्र सिंह कहते थे पैसा कहाँ है, अब पैसा उपलब्ध हो जाएगा। और जगह पहले से हम चयनित करके गए हैं और उसके 200 बेड के हॉस्पिटल भी हम विकसित करके गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक कदम और आगे बढ़ाइए, जहाँ भी हमारे पास 200 बेड का हॉस्पिटल उपलब्ध है वहाँ आप मेडिकल कॉलेज की अभी से उसको बना दिए। मैं 8 नर्सिंग कॉलेजेस बना करके गया हूँ, आप 8 को 16 करिए, क्योंकि नर्सिस की मांग आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर होगी। तो हम
इस स्किल को टैप करने की कोशिश करें। दुनिया में पोस्ट कोरोना एरेना में बड़ा भारी स्किल्स में बदलाव आएगा, तो अपने राज्य के अंदर ही नहीं देखना है हमको, राज्य से बाहर क्या बदलाव आएंगे उनका अध्ययन करना है, दुनिया में क्या बदलाव आएंगे उनका अध्ययन करना है, और उसके अनुरूप राज्य में केवल एक काम करना है कि आपने उन तकनीकों के अनुरूप हम स्किल को यहाँ लाएं, और ऐसी एडोप्टेबल स्किल को लाएं जो हमारे उद्योगों के भी काम आ सके, और जो जहाँ जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो हमारा बच्चा उसके अनुसार अपने को ढालने का काम कर सके। तो हम हमारे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है, जिनमें आपका इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तरकाशी का भी सम्मिलित है, ये बहुत उपयोग में आ सकते हैं, आपके लिए आधार हो सकते हैं कल के समय के लिए जो है। एक बात जो पर्यटन को लेकर के है, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार अविलंब, चाहे थोड़ा स्केलेटन के तौर पर ही, मतलब चुनिंदा तौर पर ही करे, 4 धाम यात्रा को प्रारंभ करे। उसके लिए लॉटरी सिस्टम बना ले, कुछ ही लोगों को ले जाए लेकिन सुरक्षित तरीके से, मगर यात्रा कर दे। एक बार चीज़ें डिसकंटिन्यू होती हैं तो उनको फिर से पुनः प्रारंभ करना, रास्ते पर लाना बड़ा कठिन काम होता है, इसलिए डिसकंटिन्यू ना होने दे। मैंने 2014 में अति विषम परिस्थितियों में भी चीज़ों को डिसकंटिन्यू नहीं होने दिया था, तो मैं आज भी उनको सावधान करना चाहता हूँ। और दूसरा, जब तक बाहरी पर्यटक नहीं आ रहा है, आंतरिक पर्यटन को बढ़ावा दीजिए ना। यदि क्यों नहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने अल्मोड़ा का व्यक्ति आए, और उत्तरकाशी का व्यक्ति जो है बाबा जागन्नाथ के दर्शन करने अल्मोड़ा जाए। हम उसको प्रमोट करें, हम यातायात को सब्सिडाइज करें, उससे हमारी इंटरनल आर्थिक गतिविधियां कुछ चल पड़ेंगी। सरकार के ऊपर कुछ व्ययभार जरूर आएगा, लेकिन उससे एक पर्यटन की, अब पर्यटक आएगा तब ढाबे खुलेंगे, पर्यटक आएगा तब होटल खुलेंगे। यदि हम इन सब चीज़ों पर रहेंगे तो ये सीजन तो हमारा निकल जाएगा, ये साल तो हमारा निकल जाएगा। ये तो कोरोना को आधा भेंट चढ़ गया, आधा और भेंट चढ़ जाएगा। तब तक लोगों के गाड़ियों पर जंग लग जाएगा। जितना पैसा उन्होंने उस पर खर्च कर रखा है टैक्सी आदि दूसरी चीज़ों में, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। होटल की व्यवस्थाएं सब जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी। और तो इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि मैं इको टूरिज्म को स्टार्ट करके गया हूँ। हमारे पास साहसिक पर्यटन से लेकर के सांस्कृतिक पर्यटन, हमको परंपरा आधारित पर्यटन, बहुत सारी चीज़ों को, नई नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करना है। हमारे पास क्या नहीं है जो लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको याद होगा, मैंने मेलों को बढ़ावा दिया, मैंने कलाकारों को बढ़ावा दिया। कलाकारों के लिए मैंने प्रोत्साहन राशियाँ निर्धारित की, उनके लिए पेंशन की राशियाँ निर्धारित की। क्यों मैंने ढोल बजाने वालों को, जागर को की परंपरा को बढ़ावा दिया? क्योंकि ये लोगों के लिए आकर्षण है। हम यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में उस जगह पर जरूर जाकर के एक बार खड़े हो जाते हैं जहाँ यूरोपियन शैली में कोई व्यक्ति गिटार बजा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है। या अमेरिका में जाते हैं, हम जरूर जाते हैं। तो मेरे मुनस्यारी में, मेरे मसूरी में, नैनीताल में इस तरीके के ओपन थिएटर क्यों नहीं हो सकते, पौड़ी में क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए मैं ओपन थिएटर भी प्रारंभ करके गया था। तो ये कला के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसको योजनागत तरीके से यदि हम दोहन करने का काम करें तो मैं समझता हूँ कि हम उसका विधिवत अनुपालन कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं होम स्टे पर। और उत्तरकाशी को मुझे होम स्टे के लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके दियारा बुग्याल के पास जो है रैखल, बारसू, पाला, दूसरे गाँवों में हमने इसको स्टार्ट किया था, अल्मोड़े में भी स्टार्ट किया था। और दूर जो है चीन के बॉर्डर के पास में एक कूटी गांव है, गुंजी गांव है, उनमें भी हमने स्टार्ट किया था। आजकल काला पानी का आ रहा है ना जो है, इसलिए उसके नज़दीक ये गांव है और वहाँ होम स्टे का काम चल रहा है और लोग कर रहे हैं और लोगों की आमदनी का अच्छा खासा वो है। आपके दियारा बुग्याल में इसीलिए हमने दूध दही वाला वो सब करवाया था और उसको प्रमोट करना, उसको कम नहीं होने देना है। गिडारा का बुग्याल है,
डूडी ताल वाला है, और एक ऊपर में जहाँ हरि महाराज का होता है ना पूजा, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा उस एरिया को, जो है उस एरिया को भी करना है। इसीलिए मैंने अयार खाल बूढ़ा केदार वाली सड़क और यमुनोत्री गंगोत्री वाली सड़क को भी बनाने की बात कही थी, क्योंकि ये चीज़ें खुल जाएंगी तो उत्तरकाशी जो अभी सीमांत लगता है, उत्तरकाशी केंद्रीय हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी की भौगोलिक बनावट और उसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना अपरिमित है, और भगवान ने उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है, जिसके बाद माँ भगीरथी है, यमुनोत्री गंगोत्री के 2 धाम हैं, तो कैसे वो एरिया जो है वो तो हमारी गरीबी का निवारण कर सकता है, वो एरिया के तो गरीब रहने का कहीं से दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए हम होम स्टे को एक पॉपुलर कंसेप्ट के रूप में आगे बढ़ाएं। मैंने वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत उसको आगे बढ़ाया था। तो मैं चाहता हूं कि आज की सरकार जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना को नए सिरे से फिर से रिडेवलप करे, और उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को प्रशिक्षण देकर, बिना प्रशिक्षण दिए नहीं, और वो हमारे हर घर में एक अन्नपूर्णा है। और मैंने तो तय किया है, यदि इसके बाद जो है मैं 3 में से एक काम करूँगा, या तो होम स्टे का काम प्रारंभ करूँगा, या अपने वहाँ जैविक खेती के काम को प्रारंभ करूँगा, क्योंकि इनको मैं इनमें चाहता हूं कि मैं एक उदाहरण लोगों के लिए आगे के लिए बनाने का काम कर सकूं, ताकि अपने गांव में करूंगा मगर इसको अपनाऊंगा, और परंपरागत जो चीज़ें हैं हमारी, मैं उसको प्रमोट करने के लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि हम जगह जगह जो है शिल्प सराय बनाने का काम करें। और आपको ताजुब होगा, जो ये चार धाम सड़क विकास योजना है, इस योजना में हमने शिल्प सरायों का भी और भोजन सरायों का भी प्राविधान रखा है, और जिसमें केवल उत्तराखंडी शिल्प और उत्तराखंडी भोजन परोसा जाएगा। और ये कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि कोई हरीश रावत ने नई चीज़ें की थी, ये दुनिया के दूसरे देशों में बड़े सफलतापूर्वक हो रहा है। आप थाईलैंड, हमारे इधर की तरफ जाइए, हमारे पड़ोस के देशों की तरफ जाइए, तो उन देशों के अंदर यही चीज़ें हैं, और सारे यूरोप का टूरिस्ट और दूसरे टूरिस्ट जो है उन पर टूट पड़ते हैं, उनकी तरफ आने का काम करते हैं। तो हमको सिर्फ अपनी चीज़ को गढ़ने की ज़रूरत है, और गढ़ करके ही हम आगे आ सकते हैं। और अनंतो गत्वा मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ से नई संभावनाएं तलाश करनी हैं। जब विपत्तियाँ आती हैं तो वो नए अवसर भी पैदा करने का काम करती हैं। हर चुनौती नया रास्ता बनाती है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम उत्तराखंड के लोग यदि सचेत रह करके, सजग रह करके, साजी सोच विकसित करके आगे बढ़ेंगे, तो हम जिस तरीके का उत्तराखंड बनाना चाहते थे, जिसके लिए हमने राज्य आंदोलन चलाया था, राज्य का निर्माण किया था, हम वो उत्तराखंडियत वाला उत्तराखंड बना सकते हैं। हमको किसी मॉडल को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपना मॉडल, और अपना मॉडल के हमारे पास उदाहरण हैं। हमारे पास हिमाचल उदाहरण है, पंजाब उदाहरण है, हरियाणा उदाहरण है। उन्होंने अपनी समता को, उसी को विकसित किया, और उसको इतना विकसित किया कि आज दुनिया उनकी तरफ देख रही है, और उनके ऊपर लॉकडाउन का कोई बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा, हमारे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी किसी भी समता के पिलर को मजबूत नहीं बनाया। तो आगे ऐसी स्थिति ना आए, तो उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है। मैंने बहुत डिटेल में आप सब लोगों से बातचीत की हैं। आपके जो प्रश्न थे, मैंने इसीलिए प्रारंभ में ही उन प्रश्नों का उत्तर निकाल करके भी दिया है, और मैं देखता हूँ 1-2 प्रश्न कोई और यदि हों, क्योंकि ये तकनीकी खराबी आने के कारण चीज़ें कुछ गड़बड़ा गई हैं,
जिस क्रम में हमने रखा था चीज़ों को उस क्रम में नहीं आ पाई हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जिन दोस्तों की बातों का मैं उत्तर नहीं दे पाया हूँ, शायद एक दो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका मैं उत्तर न दे पाया हूँ, तो मैं उनका उत्तर भी आपको दूंगा। पुराण पुराण उसका भी उत्तर मैं देखता हूँ कोई दूसरे मेरे मोबाइल में यदि आपके प्रश्न आए हों तो मैं एक सरसरी निगाह उन पर डालता हूँ और उसके साथ ही फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। और मैंने भावना में बहुत सारी बातें कह दी, उसके लिए मैं आपने जंगलों के हक हकूक़ों की बात कही, वो हैं, वो हमको मिलने चाहिए। हाँ, आपने जो ग्राम पंचायतों की बात कही, ये जिस तरीके से इनको कोरोना वाले में, अरे भाई कोरोना से जागृत करने लोगों को वो सैनिटाइज करने में तो ग्राम पंचायत की भूमिका हो सकती है, मगर आपने उनको पुलिस वाले का काम सौंप दिया। अब उससे कुछ दिक्कतें आई और उनके पास धन नहीं था ग्राम प्रधानों के पास, और गाँव में इतनी फैसिलिटीज़ कहाँ थी। इसीलिए मैं इनसे कह रहा था जो एंट्री पॉइंट है हमारे वहाँ सारी सुविधाएं हैं, हमारे बच्चों को लाइए 8-10 दिन वहाँ रखिए और एक बार जांच वाँच पूरी हो जाए तो उसके बाद उनको सहर्ष घर भेजिए ताकि गांव में भी उनका स्वागत हो सके। अब दिक्कतें हो रही हैं लेकिन मेरी समझ से थोड़ा बहुत अब चीज़ें जो है व्यवस्थित होने लग गई हैं और पंचायतों को शक्ति देने की ज़रूरत है। हमको, यदि आपने 2017 का अवसर दिया होता तो मैं वास्तविक अर्थों में पंचायत सरकार बनाता। असल सत्य यह है कि हम शक्ति के केंद्रीकरण के नाम पर, ताकि मंत्री के हाथ में शक्ति केंद्रित हो सके, विधायक सोचते हैं मेरे हाथ में केंद्रित हो सके, और यही कारण है कि हमारी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। क्योंकि जब तक ग्रास रूट पर डिलीवरी नहीं होगी तो लोगों को संतोष नहीं होगा, और ग्रास रूट पर विकास को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है कि पंचायतों को अधिकार दिए जाएं। और मैं आप सबकी बात से पूरा सहमत हूँ। आपने अनिल जी जो हमारे लाटा के पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम फंड में और सीएम फंड में जो पैसा दिया था हमारे जो प्रवासी बाहर थे उनको वहाँ दे देते। अरे हमने तो उससे बढ़िया सॉल्यूशन दिया था राष्ट्रीय स्तर पर। हमने कहा जितने श्रमिक हैं जो सामान्य लोग हैं उनके खाते में आप 7,500 रुपया डाल दीजिए और 3 महीने का अनाज दे दीजिए। जो जहाँ था वहीं रहता। अब हुआ क्या, जब खाने का सामान बीत गया, मकान मालिक ने किराए का तकादा करना शुरू किया, काम है नहीं, काम छूट गया, तो लोग जो है भूखे प्यासे ही सही सर पर कफन बांध करके घरों को निकल पड़े, और इसीलिए सबको उस स्थिति से दो चार होना पड़ा। वो एक सरकार के नीतिगत निर्णय लेने में कमी रही और उन्होंने कांग्रेस के सुझाव की अनदेखी की। और आज भी हम कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपया सबके आम जन के खाते में डालिए, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाइए। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो व्यक्ति बाजार से सामान खरीदेगा, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो पहिया चल पड़ेगा अर्थव्यवस्था का और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो यहाँ तो केवल एक बात कह रही है केंद्र सरकार, हम कर्ज दे रहे हैं। भैया जिनके पास कुछ है ही नहीं उनको कर्ज देगा कौन? मैं मुख्यमंत्री तक रह गया, केंद्रीय मंत्री तक रह गया, मुझको मकान खरीदने के लिए कर्ज लेने के लिए लाले पड़ गए 2 साल तक। उन्होंने कहा मुझसे कहते थे प्रॉपर्टी दिखाओ, मैंने कहा प्रॉपर्टी होती तो फिर मकान क्यों ढूंढता है यार, क्यों करता, तो है नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर वो कुछ दिनों बाद हाँ ताँ करके कोई जवाब नहीं देते थे। तो जब ये चीज़ मुझको भुगतनी पड़ी तो ये सामान्य लोगों को तो बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। जो एक बहुत अच्छा सुझाव सौरभ भट्ट जी ने दिया है, मैंने
कुल मिलाकर के चारों तरफ उस बात का जवाब दिया है। और आपने बहुत बढ़िया बात उठाई है। हमारे देश में जो हम विकास दर घटने की बात करते थे, जिसके तरफ हम चिंतित थे, राहुल जी, सोनिया जी निरंतर कहती थी, वो आपने देखा होगा, अब सरकार के आंकड़े आ गए हैं। ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स कल ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, उसने बताया है कि 4% से नीचे विकास दर आ रही थी, जो देश के इतिहास में सर्वाधिक न्यूनतम स्तर था। और ये विकास दर एक दिन में नहीं गिर रही थी, ये लगातार गिर रही थी। अब दिक्कत ये थी कि आप लोग वोट पेट के सवाल पर नहीं दे रहे थे, अर्थव्यवस्था के सवाल पर नहीं दे रहे थे, आप रोजगार के सवाल पर वोट नहीं दे रहे थे। आप तो जो है वोट दे रहे थे हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान आदि सवालों पर। तो इसलिए सरकार ने इधर फोकस रखा ही नहीं, और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि देश के में विकास दर भी घटी, और साथ साथ जो बेरोजगारी की वृद्धि दर थी, दुनिया में 3.5% वार्षिक है, तो हमारे देश के अंदर वो 7.5% थी, और उत्तराखंड के अंदर 11% थी। और आज स्थिति ये है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं कि देश के अंदर जो है, जो बेरोजगारी की वृद्धि दर पहुंच गई है, वो 24% से ऊपर पहुंच गई है। उत्तराखंड में शायद 27% के आसपास है। तो इसलिए इस समय मैन पावर प्लानिंग बहुत बड़ी ज़रूरत है, जिसको हम स्किल मैपिंग कहें, मैन पावर प्लानिंग कहें, कुछ भी किसी रूप में भी कहें, उसको समझना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हमको, मुख्यमंत्री को एक भजन रोज गाना चाहिए, रोजगार 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 का भजन जो है, और तभी रोजगार का देता हम पर खुश हो सकेगा। कमल नौटियाल जी जो भटवाड़ी के रहने वाले हैं, उन्होंने सवाल उठाया। सवाल तो बड़ा मौजूद है, अब क्या कह सकते हैं, हाँ? जिन लोगों के हाथ में कमान थी, उन्होंने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, और आज तो पूरा चक्र घुमाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस समय इस प्रश्न पर, जो लोहारी नाग पावर प्रोजेक्ट के नागपाला के विषय में है, पालावार शो इसके विषय में है, उस पर मैं फिर से आप सब लोगों से बातचीत करूँगा। सुदेश रावत जी, मनीष राणा जी, जो आराकोट की बात कही, मैं भी गया था वहाँ, और मुझे बड़ी ताजुब है। मैंने 2-3 और लोगों से भी पूछा, सरकार ने कोई मदद वहाँ के लोगों को नहीं दी। वो तो हमारी फलपट्टी है, हमारा गौरव है वो क्षेत्र जो है, वहाँ के फार्मर किसान हमारे गौरव हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था। और मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा और इसको फिर से उठाऊँगा। आपने कहा ना कि उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए हैं। अब एक बात बताइए, अब आप कहेंगे हमने सवाल किया और हम ही से सवाल कर रहा है। मैंने 31,000 पद भरे, किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल में जितनी नियुक्तियां नहीं की, मैंने 1 साल में नियुक्ति की। आपने मुझे 3 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया, 1.5 साल आपदा को ठीक करने में रह गया, 1 साल पॉलिटिकल आपदा को ठीक करने में रह गया, लेकिन मैंने रोजगार के क्षेत्र में ये सब किया ना। लेकिन किसने वो किया? ये जो हमारे साथी हैं, अतिथि शिक्षक, दूसरे आदि जो हैं हमारे उपनल वाले, इनके लिए मैं सारा फॉर्मूला निकाल करके लेके, इनको भी दिया मैंने कुछ, इनके वो सब किया, लेकिन इनके लिए फॉर्मूला बना करके गया। इन्होंने राजनीतिक कारणों से मेरा फॉर्मूला तो रिजेक्ट किया ही किया, मुझको भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आपने रोजगार को कभी मुद्दा बनाया ही नहीं। किसने क्या किया? जब सब धान 22 पसेरी हैं, जब वोट किसी और बात पर होना है, तो क्या 2017 का वोट आपने विकास और आर्थिक सवालों पे किया? मुझे बताएं। यदि उस आधार पर किया तो उत्तरकाशी का वो रिजल्ट नहीं होना चाहता जो रिजल्ट रहा है। तो इसलिए
भैया थोड़ा सा अपनी सोच में आपको भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। यदि मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले के को ये बात मालूम रहेगी कि यदि हमने संसाधनों को विकसित नहीं किया, लोगों के लिए अवसर पैदा नहीं किए, तो फिर मैं और मेरे साथी नहीं लौट पाएंगे। तो फिर उस दिशा में सोचेंगे। और यदि किसी की अपील पर आप डबल इंजन और ट्रिपल इंजन के कंसेप्ट को वोट देंगे, तो भैया जिस दिन हम भी डबल इंजन वाले हो जाएंगे, उस दिन कांग्रेस को भी कौन रोक लेगा? और ये फेल हो जाएंगे तो हमको कौन रोक लेगा? लेकिन इसमें आप कहीं भी प्रमुख नहीं रह पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं अपने दोस्तों से कहूँगा थोड़ा सा उत्तराखंड की सोच को बदलिए। और जो काम धंधा बंद होने से लोग यहाँ आए हैं, इसको मैं रिवर्स पलायन नहीं मानता। और मेरा अपना मानना है कि जो आए हैं यहाँ, इनमें से करीब 60% लोग लौट करके फिर अपने कार्यस्थलों पर जाएंगे। जो 30-40% के आसपास रह जाएंगे, उनके लिए हमको नए अवसर यहाँ पर पैदा करने पड़ेंगे। और उनके लिए सरकार को अभी से काम करने की ज़रूरत है। उसी ज़रूरत को हाईलाइट करने के लिए करीब मैंने 50 मिनट तक अपनी बातें जो कुछ बिंदुओं के चारों तरफ कही हैं, तो उसका सार वही है जो आपका सवाल है। और हमको इन्हीं के चारों तरफ देखना चाहिए। अब रहा सवाल केंद्र सरकार ने जो किया है वो ठीक किया है नहीं किया है, इस पर मैं एक बात आप सब दोस्तों से कहना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। मैं आशीष आदि सबसे कहूँगा कि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, और इसलिए मैं केंद्र सरकार के निर्णय पर इस चर्चा में, क्योंकि इसको मैं मुख्यतः रोज़गार से जोड़ करके देखना चाहता हूँ, उसमें उस पर मैं इस समय टिप्पणी नहीं करूँगा। और हमारे कुछ साथियों ने ये 2070 की परीक्षा जिसका परिणाम फरवरी 2018 में घोषित हुआ था, और उस परीक्षा को निरस्त करने को लेकर के सवाल उठाए हैं। असल में अब किया गया बिल्कुल गलत किया गया, मैं उससे तब भी सहमत नहीं था। आप दोषी को दंडित करिए। आपने जो है जो प्रतीक्षारत लोग थे उनको दंडित कर दिया। तो मुझे वो निर्णय राज्य सरकार का कभी नहीं भाया, और मैं समझता हूँ अब भी उस पर बात करनी चाहिए। प्रदीप जी, आपने पुरोहितों का सवाल उठाया। मैंने जिस समय मेरे हाथ में था, तो मैंने आपदा के बाद भी पुरोहितों को आगे रख करके, क्योंकि वही हमारे माध्यम हैं इस सब यात्राओं के संचालन के, हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य हमको उस परंपरा को दे करके गए हैं। मैंने हमेशा उसको आगे रखा। और मगर मैं कांग्रेसी था, मुझको कम भगवान भक्त माना जाता था। अब तो साक्षात भगवान के अवतार लोगों के हाथ में सत्ता है, तो ये तो उनका फैसला है। यह अवतार हमारे गढ़े हुए नहीं है। इन्हीं हमारे पुरोहित जी लोग जो पुजारी लोग हैं, जो धर्मावतार लोग हैं, उन्हीं के गढ़े हुए हैं। तो उनको उन धर्मावतारों को ही हमारे अब उन्होंने ही जो है इस तरीके का कदम उठा दिया। मैं तब भी सहमत नहीं था, आज भी सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि इस तरीके के परंपरागत पूजा स्थलों के प्रबंधन में जब तक बहुत आवश्यक न हो जाए, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं आप सब लोगों को फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विशेष तौर पर हमारे इस पेज जिसका नाम आपने सनसनी सुराग रखा है, मैं उसको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितना मैं आपकी बात का समाधान कर पाया, कितना मैंने आपको और उलझा दिया,
यदि मैंने कुछ समाधान आपको सुझाया है तो उसको ग्रहण कर लीजिएगा, कहीं मैंने उलझाया है तो उस उलझन को मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं फिर से आप सबको इस पेज के साथ मेरे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तरकाशी, जय गंगोत्री यमुनोत्री, जय तीर।